Students and welcome back to our TPA lecture series. So TPA के सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे अप टिल सेक्शन 42 सॉरी हमने डिस्कस कर लिया था, हमने कवर कर लिया था. We'll be starting with section 43 today. So in the previous lecture हमने डिस्कस किया अप टिल सेक्शन 42. हमने यहाँ तक देख लिया था कि भाई जहां हमने बात की थी कि ट्रांसफर होने के साथ साथ ट्रांसफरर जो है अपने पास एक अथॉरिटी रख रहे हैं. किस चीज की? एक अथॉरिटी की वो कभी भी जो ट्रांसफर है उसे रिवोक कर सकते हैं. मतलब अगर किसी और को ट्रांसफर सब्सिक्वेंटली कर दिया, मतलब ऑलरेडी वो जो ट्रांसफर है फर्स्ट ट्रांसफर जो था प्रायर वो रिवोक हो गया है. हमने बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रिंसिपल्स कल डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में. अपॉर्चनमेंट का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, दो तरीके से हो रहा है, टाइम एंड स्टेट किस तरीके से होता है वो देखा. उसके बाद फिर 38 ऑनवर्ड्स में डिस्कस किए स्पेसिफिकली ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो डील करते हैं सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के साथ. सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? सेक्शन 40. सेक्शन 40 क्या था? सेक्शन 40 बात करता था रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस की. रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस एंड एनेक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है वो क्या होंगे, कोवेनेंस किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस क्या होते हैं, किस तरीके से गवर्न किए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा. इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट 41 में हमने देखा ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर. ऑस्टेंसिबल ओनर किसे कहते हैं? इस ये जो सेक्शन है इसका एक और नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट एंड टॉपल. तो यहां तक हमने कवर कर लिया था 42 तक. 41 में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? ऑस्टेंसिबल ओनर किसे कहते हैं? ऑस्टेंसिबल ओनर से जो ट्रांसफर्स होते हैं वो कैसे गवर्न किया जाता है. सो इस डॉक्ट्रिन ने बेसिकली बताया, इसका नाम डॉक्ट्रिन ऑफ एज आई सेड होल्डिंग आउट एंड एस्टॉपल भी है. तो ये क्या कह रहा है? मतलब ऑस्टेंसिबल ओनर से गवर्न होने वाली जो ट्रांसफर है या इस डॉक्ट्रिन से गवर्न होने वाले, इसका मतलब क्या है कि भाई एक ओनर है, रियल ओनर हो गए प्रॉपर्टी के. अब उन्होंने किसी को अथॉरिटी दे रखी थी कि भाई ठीक है आप कर सकते हो ट्रांसफर. अब उस पर्सन को जिसको अथॉरिटी दे रखी है इम्प्लाइड एक्सप्रेस तरीके से, उसे हम कह रहे हैं ऑस्टेंसिबल ओनर. ठीक है, ऑस्टेंसिबल मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल ओनर नहीं है, कोई दूसरा इंसान है जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है. अब उसने ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, तो नाउ दिस सेक्शन सेज एंड द डॉक्ट्रिन सेज, भाई सेक्शन क्या कहता है कि अब इस ट्रांसफर को इनवैलिडेट या वॉइडेबल इस चीज के लिए नहीं कहा जा सकता कि भाई जो ट्रांसफरर है यानी जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो रियल ओनर नहीं है. ठीक है, डॉक्टर ऑफ होल्डिंग आउट भी यही कह रहा है कि ऐसा है. अब जब आपको पता चला, जब रियल ओनर है आपको पता चला कि सच एंड सच पर्सन जो ऑस्टेंसिबल ओनर जिसको आपने अथॉरिटी दी थी उसने ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, अब आप जब उस समय खुद को इससे अलग रखे, आपने उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शन इस पे रेज किया? आपने जब खुद को उस वक्त इससे अलग रखा था, होल्ड आउट करके रखा था, तो अब ऐसा है अब आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई उसके पास अथॉरिटी नहीं थी. अब उसने जो ट्रांसफर किया वो वैलिड है. और स्टॉप मतलब अब ये आप स्टॉप हो जाते हो उसमें इंटरफेरेंस करने से, और ट्रांसफरी के एंड पे जो ये ट्रांसफर हुआ है ये वैलिड. यही था ये डॉक्ट्रिन. एंड लास्ट 42 एज आई सेड, इसमें क्या था कि जब ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, तो उसके साथ ही साथ मान लीजिए एक ट्रांसफर क्या उसे ये बात कही कैसा है कि तुम्हें ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन साथ ही साथ मेरे पास एक पावर रहेगा, मेरे पास एक राइट है कि जब भी मैं चाहूं मैं इस प्रॉपर्टी को किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ. ठीक है, मतलब तुम्हारा ट्रांसफर रिवोक करने के एट एनी पॉइंट इन टाइम सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस वो मेरे पास हमेशा वो राइट रहेगा. यही था ये सेक्शन 42. अब बात करते हैं सेक्शन 43 से. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 43 बात कर रहे हैं. जब हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 6, इफ यू ऑल रिमेम्बर सेक्शन 6. सेक्शन 6 क्या था? सेक्शन 6 में हमने देखा वो सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात करता है जो ट्रांसफरेबल है. ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ था? सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर. सेक्शन 6 किस बारे में बात करता है? सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या ट्रांसफर किया जा सकता है. इसे हमने पढ़ा था, ये दो कैटेगरी हो जाता है, इसे डिवाइड कर देता है हम तीनों को प्रॉपर्टी को. एक हो गया ट्रांसफरेबल, दूसरा नॉन ट्रांसफरेबल. तो जब वी वर डिस्कसिंग दिस सेक्शन तब भी मैंने ये बात कही थी कि सेक्शन 43 जब आएगा तब हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एक डॉक्ट्रिन है जिसे कहते हैं सेक्शन 43. जो इतना बड़ा सेक्शन लिखा हुआ है ये एक डॉक्ट्रिन है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ
feeding the grant by estoppel, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, जैसे सेक्शन 41 को हम डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट एंड एस्टॉपल कह रहे हैं, वैसे सेक्शन 43 को यहाँ पे कहते हैं, इसका नाम है क्या कहते हैं, एक और नाम क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। ठीक है, अब ये समझते हैं, देखिए ये है क्या, ये सेक्शन कह क्या रहा है, वेयर ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, पहली चीज, ट्रांसफर जो हो रहा है वो अनऑथराइज्ड पर्सन से हो रहा है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि भाई उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अनऑथराइज्ड तभी ना, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है, या तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है तो वो ओनर ही है, या किसी और की है, मतलब उसके पास अथॉरिटी है तब वो ट्रांसफर कर रहा है। अनऑथराइज्ड लिख रहा है मतलब उसके पास उसका अथॉरिटी ही नहीं है ट्रांसफर करने का। तो पहली चीज, अनऑथराइज्ड पर्सन से ट्रांसफर हो रहा है। who subsequently acquires interest in property transfer, मतलब आज के डेट में करेंटली अभी जिस चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं हम, वो उस प्रॉपर्टी में आपके पास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाद में आ जाता है। सो एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया टीपीए डिस्कस करना, तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई कभी भी कोई ट्रांसफर फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए नहीं हो सकता है। ट्रांसफर फ्यूचर हो सकता है पर प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। जब हमने वेरी इनिशियल लेक्चर में ये चीज देखी कि ट्रांसफर क्या हो गया, वैलिड ट्रांसफर किसे कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 5 जब हम पढ़ रहे थे वहां पे क्या था, उसके एसेंशियल्स दिए हुए थे, ट्रांसफर किसे कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, वो चीज दे रखी है, सेक्शन 5 में डिफाइंड है। तो वहां पे एक एसेंशियल हमने सबसे पहले देखा था कि प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। ट्रांसफर कुड बी फ्यूचर एज वेल, ट्रांसफर प्रेजेंट या फ्यूचर दोनों में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी करंट में होनी चाहिए। जो अब मेरी जो प्रॉपर्टी मेरे पास है मैं सिर्फ उसका ही ट्रांसफर कर सकती हूँ, या तो अभी करूँ या मैं बाद में करूँ, ट्रांसफर बाद में हो सकता है पर प्रॉपर्टी मेरे पास होनी जरूरी है। लेकिन अब सब सेक्शन 43 जो है वो क्या कह रहा है कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो आपके पास है ही नहीं, जिसमें इंटरेस्ट बाद में आपका इनकर हो रहा है। जैसे ये मान लीजिए एक इंसान है, इसने एक प्रॉपर्टी बी को दे दी, ठीक है, और ऐसी प्रॉपर्टी थी जो अभी इसके पास है ही नहीं, आज के डेट में करेंटली इसके पास प्रॉपर्टी है ही नहीं, और ये प्रॉपर्टी इसने ट्रांसफर कर दी, तो सेक्शन 5 के हिसाब से ये ट्रांसफर इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया बिकॉज हमने कहा कि भाई फॉर अ ट्रांसफर टू बी वैलिड प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंट नहीं है तो ट्रांसफर वैलिड नहीं है। तो मतलब अगर इस प्रॉपर्टी में करेंटली इंटरेस्ट नहीं है ट्रांसफर का, तो ये इंटरेस्ट इनवैलिड हो गया। सेक्शन 43 जो है वो इसी के एक्सेप्शन के तौर पे आता है। अब इन दोनों के पीछे एक लिंक है जो हम एज वी गो फर्दर हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक तरीके से समझ सकते हैं उसके एक्सेप्शन के तौर पे। क्यों, क्योंकि ये कह क्या रहा है, नाम क्या बता रहा है सेक्शन का, कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी वैलिड है, एक अनऑथराइज्ड पर्सन कर रहा है जिसके पास इस प्रॉपर्टी में करेंटली इंटरेस्ट है ही नहीं, मतलब जिस प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप उसे भी ट्रांसफर कर रहे हो। तो ये एक तरीके से सेक्शन 5 एंड 6 का एक्सेप्शन ही तो हो गया, उससे कॉन्ट्रैक्ट बात कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, व्हेन अ पर्सन फ्रॉडुलेंटली और एरोनस्ली, या तो फ्रॉड करके या गलती से, एरोनस्ली मतलब गलती से, फ्रॉडुलेंटली मतलब फ्रॉड करने के इंटेंशन से, डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से, डिसीव करने के इंटेंशन से, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली और एरोनस्ली मतलब गलती से, या तो फ्रॉड करने के इंटेंशन से या गलती से, represents that he is authorized to transfer certain immovable property। कर क्या रहा है, फ्रॉडुलेंटली या एरोनियसली कर क्या रहा है, भाई बता ये रहा है कि ऐसा है कि वही प्रॉपर्टी का ओनर है वो ट्रांसफर कर सकता है। मतलब उस पर्सन ने ये रिप्रेजेंट किया कि आई एम ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी हालांकि उसकी है नहीं, एक्चुअली वो नहीं है उसके पास, ऑथराइज नहीं है वो ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन उसने ऐसा रिप्रेजेंट किया। एंड प्रोफेसर्स टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन के लिए, मतलब कंसिडरेशन गिफ्ट नहीं हो, कंसिडरेशन के लिए लिखा है मतलब गिफ्ट छोड़ के किसी भी तरीके से उसे ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। सच ट्रांसफर शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी। अब जैसे ए है ट्रांसफर है, ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी थी, इसने बी को फॉर कंसिडरेशन दिया। अब क्या कह रहा है, ट्रांसफरी के पास क्या रास्ते हैं यहाँ पे, at the option of the transferee, operate on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists।
मतलब अब क्या कह रहा है कि भाई इस पर्सन के पास यानी ट्रांसफरर के पास जब भी ये प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आएगा, जब भी ये प्रॉपर्टी आएगी, तो उसके बाद ये ट्रांसफर इसके लिए वैलिड हो जाएगा। जैसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हाट इज दिस सेक्शन स्टेटिंग, लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल। जैसे हमने पढ़ा था, मान लीजिए अनबॉर्न पर्सन के लिए ट्रांसफर कैसे होता है भाई। अब जैसे ए है, वो ग्रैंडफादर है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया किसी अपने बेटे में, वाई है, ठीक है, लाइफ इंटरेस्ट। इनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी जो है वो सी को मिल जाएगी, या ये ठीक है। ये अभी कौन है, अनबॉर्न पर्सन है। अब कंडीशन ये है कि भाई ये अनबॉर्न पर्सन जो है जब 15 साल का होगा तब जाके इसे प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। इन्होंने कंडीशन क्या लगाया, ये कौन हो गए, ट्रांसफरर, ये लाइफ इंटरेस्ट, ये कौन है, ट्रांसफरी, ठीक है। अब इन्होंने कंडीशन लगाया कि ऐसा है कि y प्लस 15 ईयर्स, अब ये वैलिड है क्योंकि हमने पढ़ा था कि 18 साल तक मैक्सिमम पीरियड होता है, तो कंडीशन वैलिड है। यानी y के पास लाइफ इंटरेस्ट है, उसके बाद जब c 15 साल का होगा तब उसे प्रॉपर्टी मिलेगी, करेक्ट, ठीक है। मतलब करेंटली प्रॉपर्टी c के पास नहीं है। अब c जो है वो क्या करता है, 14 साल का हुआ तो तब तक y की डेथ हो चुकी है। c जब 14 साल का होता है, y की डेथ हो चुकी है, मतलब इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी आई नहीं है अभी, तो क्या किया, तब तक इसने सी ने पहले ही ये प्रॉपर्टी एम को ट्रांसफर कर दी। अभी ये ऑथराइज था ही नहीं क्योंकि ट्रांसफर इसके लिए हुआ नहीं है, ट्रांसफर अभी हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसने पहले ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी एम को दूसरे इंसान को। ये कौन के लिए हो गया, ट्रांसफरी। तो ये कौन है, अभी ये भी अनऑथराइज्ड है, अभी इसके पास ट्रांसफर हुआ ही नहीं है प्रॉपर्टी, इसने दूसरे को सेल कर दिया। तो ये सेक्शन कहता है भाई कि अब जब भी सी के पास प्रॉपर्टी आएगी, जैसे 15 साल का होगा वो उसके पास आ जाएगी प्रॉपर्टी, तो जब ये 15 साल का होगा इसके पास प्रॉपर्टी आएगी, तो ये प्रॉपर्टी बाय द डॉक्ट्रिन, बाय द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 43 ऑटोमेटिकली एम के पास चली आएगी। ये ट्रांसफर जो है इस तरीके से ऑपरेट करेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई मान लीजिए कि ट्रांसफर जो हो रहा है इसके पास इंटरेस्ट अभी है ही नहीं, ठीक है, यही कह रहा है। अभी इसके पास जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, इसमें ट्रांसफर कर दिया, मान लीजिए ट्रांसफरर है, इसने बी को ट्रांसफर कर दिया प्रॉपर्टी जो कि अभी इसके पास करेंटली आई नहीं है, ठीक है। अब इसको लगता है कि इसके फादर जो है एम मान लीजिए या एफ मान लीजिए इसके फादर है, ठीक है। ये उम्मीद में है कि फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी तो मेरे पास ही आएगी, इनहेरिट करेगी, मुझे ही कर जाएगी। लेकिन अभी ऐसा हुआ तो नहीं है, अभी हुआ नहीं है, जब तक फादर है तब तक प्रॉपर्टी फादर के पास है। ए ने फादर की प्रॉपर्टी को बी को बेच दिया, ठीक है। ए को उम्मीद है, ए इज द सन, एफ इज द फादर, बी इज द ट्रांसफरी। तो अब ए जो है वो ट्रांसफरर है, इसको उम्मीद है कि भाई फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी तो मेरे पास ही आएगी। लेकिन अभी डेथ हुई नहीं है, तो अभी प्रॉपर्टी सारी फादर के पास है, यानी ये प्रॉपर्टी जो है ये फादर की है। अब ए ने इस प्रॉपर्टी को जो कि फादर की है अभी, इसे पहले ही बी को बेच दिया, ट्रांसफरी को दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये सेक्शन कह रहा है कि भाई इस केस में क्योंकि अभी इंटरेस्ट ए का जनरेट नहीं हुआ है, ट्रांसफरर अभी अनऑथराइज्ड है ट्रांसफर करने के लिए, सेल करने के लिए अनऑथराइज्ड है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट इसके पास है ही नहीं प्रॉपर्टी का करेंटली। फ्यूचर में आएगी प्रॉपर्टी, फ्यूचर में इंटरेस्ट अक्वायर होगा उसे, ये फ्यूचर में है, लेकिन अभी करेंटली नहीं है। तो सेक्शन 43 क्या कह रहा है कि जब ट्रांसफर ही है, इस केस में इसके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला पहला तो क्या भाई ऐसा है कि वो कोर्ट में जाके बोले कि देखिए इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये प्रॉपर्टी अभी इनके पास है ही नहीं, तो ये ट्रांसफर जो है इसको खत्म किया जाए, ठीक है, मुझे मेरा पैसा मिल जाए, ये ट्रांसफर को नलिफाई किया जाए, ठीक है, क्योंकि फॉर कंसिडरेशन तो मान लो 50 लाख रुपए दे चुका है बी। तो वही पहला ऑप्शन ये हो गया कि ट्रांसफरी जो है वो कोर्ट जाए और कहे कि भाई ऐसा है कि इन्होंने जो ट्रांसफर कर दिया वो तो इनवैलिड है, प्रॉपर्टी इनके पास है नहीं, जब आएगी तब आएगी, मुझे क्या पता कि फादर कितने साल रहेंगे, अभी से 40 ईयर्स रहेंगे, 20 ईयर्स रहेंगे, 35 ईयर्स रहेंगे, 45 ईयर्स रहेंगे, कितने साल रहेंगे क्या पता, मुझे उतने साल नहीं वेट करना है, ठीक है। तो मुझे मेरा पैसा दिया जाए, ट्रांसफर को इनवैलिडेट किया जाए, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा दूसरा क्या है, अब ट्रांसफर ही कह सकता है कि ऐसा है भाई देखो, अल वेट, चाहे जितना साल लगे, क्योंकि आपको पता है ना कि प्रॉपर्टी आपको आएगी अल्टीमेटली, तो जब आपको आएगी तब आप मुझे दे देना, बड़ा वेट तब तक के लिए।
जब आपके पास आ जाएगा देन यू गिव इट टू मी। ये है सेक्शन 43। ये कह रहा है कि जब इंटरेस्ट आपके पास आएगा तब मुझको ये दे देना, मुझे मिल जाएगा। ये सेक्शन 43 कह रहा है कि भाई किसी पर्सन ने ऐसा ट्रांसफर किया है ऐसी प्रॉपर्टी का जिसमें करंटली उसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ट्रांसफर ही उस केस में क्या है, ऑप्शन देता है भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड है, तो बी जो है वही ऑप्शन देगा कि ऐसा है, आई वेट फॉर यू, ये मेरे एंड पे है, आई वेट फॉर यू, आपके पास जब इंटरेस्ट आएगा तब मुझको दे देना। यही कह रहा है सेक्शन 43। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रोपल। देखिए क्या नीचे क्या दे रखा है, nothing in this section shall impair the right of transferee in good faith for consideration without notice of the existence of the said option। अब जैसे देखिए इसको और क्लियरली समझते हैं, ठीक है। फीडिंग द ग्रैंड बाय एस्ट्रोपल, मैंने बताया कि इस डॉक्ट्रिन का नाम यही है, फीडिंग द ग्रैंड बाय एस्ट्रोपल। हो क्या रहा है, अब देखिए व्हेन अ पर्सन फ्रॉडुलेंटली और एरोनेसली, आपने रिप्रेजेंट किया, स्टॉपल मतलब क्या हो गया, स्टॉप हो जाना, ठीक है। कह रहा है कि भाई अब आपने बताया था ना, तो अब आप इससे स्टॉप हो गए, अब आप पीछे नहीं जा सकते, यू कैन नॉट स्टेप बैक, अब मुझको प्रॉपर्टी दो, ये ट्रांसफरिंग एंड पे उसे नलिफाई भी कर सकता है, चाहे तो बोले कि नहीं मुझको मेरा पैसा दो, मुझे नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं देनी है मुझे, मुझे मेरा पैसा चाहिए, या बोले कि ऐसा है कि आई वेट लेकिन मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। तो एस्टॉपल मतलब अब आपने रिप्रेजेंट किया तो यू आर नाउ बाउंड बाय दैट। और अगर मान लीजिए ट्रांसफर दोनों चीजों से मना करता है, तो तब क्या उस केस में क्या कि नहीं भाई मैं तुम्हें पैसे भी नहीं वापस दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगा, दोनों चीजें, जब दोनों चीज से मना कर सकता है तब फिर ट्रांसफर कोर्ट में जाएगा कि भाई ऐसा है, ये दोनों चीज से मना कर रहे हैं, तो अब फिर जो डिसीजन है आप वो बताओ, क्या कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा, ठीक है। तो कोई पर्सन फ्रॉडुलेंटली या गलती से रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि उसके पास अथॉरिटी है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की, जो कि बाद में आएगी, एक्चुअली है नहीं, फ्यूचर में आएगी, ठीक है। फ्यूचर प्रॉपर्टी, फ्यूचर इंटरेस्ट की बात हो रही है, फ्यूचर में आएगा, अभी करेंटली है नहीं। यहाँ क्या होगा, ट्रांसफरी कैन कंपेल द ट्रांसफरर टू डिलीवर द प्रॉपर्टी वंस द टाइटल इज अक्वायर्ड, जब आपके पास आए तब मुझे दे देना, जैसे मैंने कहा ऑप्शन टू, ऑप्शन टू जो था कि भाई ऐसा है आई वेट, जब मुझे आए तब अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे देना, यही सेक्शन 43 यही बात कह रहा है। सिर्फ देखिए ये इक्विटी पे बेस्ड, जो कि इक्विटी ट्रीट्स एज डन व्हाट ऑट टू बी डन, जो किया गया है उसे ही मानेंगे। एसेंशियल्स क्या क्या हो गए, सबसे पहले या तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, या फिर एररली गलती से हो गया है, जेन्युइन मिस्टेक या फ्रॉडुलेंटली गलती से हो गया, या फिर जानबूझ के किया फ्रॉड करने के लिए, जैसे भी, लेकिन रिप्रेजेंट तो कर दिया भाई कि मेरे पास अब है प्रॉपर्टी है। ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, ये जो ट्रांसफर हो रहा है मतलब प्रॉपर्टी का देना, ट्रांसफरर से ट्रांसफरी तक आना, ये फॉर कंसिडरेशन हुआ है, ठीक है, मतलब ग्रेचुइटस ट्रांसफर है, ये कंसिडरेशन के लिए हो रहा है। और प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर का वो बाद में आएगा, सब्सिक्वेंट एक्विजिशन, द ट्रांसफरर मस्ट एक्चुअली एक्वायर द टाइटल इंटरेस्ट आफ्टर द इनिशियल ट्रांसफर, ट्रांसफर पहले हो गया, इंटरेस्ट लेकिन बाद में आ रहा है, ये नहीं है। देखिए ये भी एक एसेंशियल है कि उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ठीक है, उसने पहले तो रिप्रेजेंट कर दिया कि वो ओनर है, लेकिन जब पता चलता है ट्रांसफर को कि नहीं, ट्रांसफर के बाद कभी उसके पास आया नहीं है, ठीक है, लेकिन बाद में उसके पास इंटरेस्ट ट्रांसफरर के पास एक्चुअली आ रहा है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। ये डॉक्ट्रिन ये कह रहा है कि सब्सिक्वेंटली एक्वायर कर रहा है वो, सब्सिक्वेंटली उसके बाद आएगा, इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, तब जाके ट्रांसफर कह रहा है कि ऐसा है कि भाई जब इंटरेस्ट आएगा तब मुझे दे देना। तो ट्रांसफरर के पास एक्चुअली इंटरेस्ट बाद में आएगा, और सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टिल बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन द इंटरेस्ट इज अक्वायर्ड, क्योंकि ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट से हो रहा है। तो जब इंटरेस्ट अक्रू होता है, जब इंटरेस्ट अराइज हो रहा है किसको, ट्रांसफरर के पास, तब उस प्रॉपर्टी में ट्रांसफरर का जब इंटरेस्ट अराइज होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म होगी तब तो बात ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तब तक सबसिस्ट अगर करेगा तब जाके फिर वो कह सकता है कि भाई मुझे प्रॉपर्टी दे दो। अब ट्रांसफरी के पास क्या क्या राइट्स हैं, देखिए ट्रांसफरी हैज एन ऑप्शन टू क्लेम द इंटरेस्ट acquired by the transferor, interest passes to the transferee automatically or by demand,
या तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा उसके पास, भाई ठीक है डिसाइड हो गया कि जैसे ही उसके पास आएगा इंटरेस्ट वो ट्रांसफर हो जाएगा, या जब इंटरेस्ट आएगा बोलेगा कि नाउ आई वांट इट, तो ऑटोमेटिकली या डिमांड पे। अब एक्सेप्शन क्या है, राइट्स ऑफ द बोनाफाइड परचेजर, second buyer who pays value and has no notice of the first transaction are protected over the section 3 claimant। मतलब क्या कह रहा है, एक्सेप्शन क्या दिया है जो सेकंड पार्ट में, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इम्पेयर द राइट ऑफ ट्रांसफरिंग इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेड ऑप्शन। अब मान लीजिए कह रहा है कि बाद में किसी और ने फिर वो प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, सेकंड बायर जो कि जेन्युइन बायर है, उसने सब कुछ देख के अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके वो बोनाफाइड बायर है, गुड फेथ में परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी, और किस लिए कर रहा है, वैल्यू से मतलब कंसिडरेशन से परचेज कर रहा है, एंड हैज नो नोटिस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन आर प्रोटेक्टेड ओवर द सेक्शन 43 क्लेम। ठीक है, ये इसके एक्सेप्शन में दे रखा है। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 43 और सेक्शन 6A, अब 6A क्या है, 6 में हमने पढ़ा था ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है, वहां पे ये सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ था, जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले 5 में क्या दे रखा है कि एसेंशियल्स क्या क्या है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वैलिड कब मानेंगे, एसेंशियल्स क्या क्या है। 6 क्या था, 6 बात कर रहा था कि भाई सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है ट्रांसफर का, किस चीज को हम ट्रांसफरेबल कहेंगे, किस चीज को ट्रांसफरेबल नहीं कहेंगे। तो 6A क्या कहता है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए थे, इफ यू ऑल रिमेंबर, उसमें सब्जेक्ट जो चीजें दी हुई थी कि कोई भी चीज ट्रांसफर की जा सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी ट्रांसफर किया जा सकता है एक्सेप्ट दीज, यही लिखा हुआ था जो सेक्शन 6 में लिखा हुआ था कि दुनिया एनीथिंग अंडर द स्काई, कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं सब्जेक्ट टू दीज प्रोविजंस, मतलब जो इन एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है इसको छोड़ के आप किसी भी चीज को ट्रांसफर कर सकते हो। अब बिना से कि सेक्शन 43 एंड 6A एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है या एक दूसरे से लिंक्ड है, किस तरीके से रिलेशन, इनके बीच में क्या लिंक है वो समझते हैं। देखिए सेक्शन 6A वर्सेस 43। अब 6A बात क्या करता है, 6A में क्या चीज दी हुई थी, 6A बात करता था स्पेक सक्सेसनेस, स्पेक सक्सेसनेस इस बारे में बात करता था। स्पेक सक्सेसनेस क्या था, स्पेक सक्सेसनेस इस बारे में बात करता था कि भाई सिर्फ चांस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, स्पेक सक्सेशन होने का मतलब प्रॉपर्टी इनहेरिट होने का, स्पेक स्पेकुलेशन यानी कि चांस प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लीजिए फादर ही है, ठीक है, और ये है सन, अब दो बेटे हैं S1 और S2, ठीक है, S1 मान लीजिए एल्डर सन है, ठीक है, अब उसे लगता है कि फादर की प्रॉपर्टी बिकॉज आई एम द एल्डर सन मेरे पास ही ट्रांसफर होगी, तो इसने क्या किया, फादर की प्रॉपर्टी को पहले ही ट्रांसफर कर दिया किसी को, टी को। ये एक स्पेक्यूलेशन है, उसे अंदाजा है, उसे लगता है कि भाई प्रॉपर्टी उसके पास ट्रांसफर हो गया। हमने सिक्स से भी क्या पढ़ा था, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्पेक्ट सक्सेस क्या बता रहा था कि चांस, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो वो जो कि फिजिकली है, जो करेंटली एग्जिस्टिंग है, जो सिर्फ प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉपर्टी आपके पास आएगी, उस चांस को, उस प्रोबेबिलिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब वो प्रॉपर्टी फिजिकली आ गई तो आप ट्रांसफर, क्योंकि हो सकता है कि S1 को नहीं करके फादर की पूरी प्रॉपर्टी S2 को ट्रांसफर कर दे, या 50-50 कर दे, 50-50 मान लीजिए दोनों में कर दे, जबकि S1 जो है ऑलरेडी 100% प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर कर चुका है। तो यही कह रहा था ये डॉक्ट्रिन 6A जो दिया हुआ था कि भाई सिर्फ चांस के नॉट बी ट्रांसफर्ड। लेकिन अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी उसके पास आएगी, फ्यूचर ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये कॉन्ट्ररी हो गया कि नहीं, सेक्शन 5, 6 दोनों में ये चीजें कहीं कहीं, सेक्शन 5 में एसेंशियल्स दिए हुए थे, कहा कि नो फ्यूचर प्रॉपर्टी, फ्यूचर प्रॉपर्टी को नहीं कर सकते, करंट प्रॉपर्टी, नो फ्यूचर प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी मस्ट बी करेंटली एग्जिस्टिंग, फ्यूचर में कोई चीज होगी ये उसे ट्रांसफर इस सोच के नहीं कर सकते कि वो चीज होगी, मेरा अधिकार बनता है। और 6A ने क्या कहा, सेक्शन 6A, सेक्शन 6A बोला चांस कैन नॉट बी, mere chance cannot be transferred, सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि मिलेगी मुझे प्रॉपर्टी, इसलिए वो चांस, आपने क्या किया, आपने चांस ही तो कर दिया ना भाई, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, जब तक फिजिकली आपके पास नहीं आ गई आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो आपकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो
ये दो सेक्शंस हुए। इसी के कॉन्ट्ररी सेक्शन 6A से ही लिख करके पढ़ते हैं सेक्शन 43 को। क्यों? क्योंकि जहां एक जगह ये कह रहा है सेक्शन 6A कि भाई ऐसा है, फ्यूचर में जो प्रॉपर्टी आएगी वो जो चांस है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 43 क्या कह रहा है? 43 कह रहा है कि भाई अगर सर्टेनिटी है कि प्रॉपर्टी आपके पास आएगी ही, उस केस में ट्रांसफरी कंपेल कर सकता है कि आपको जब प्रॉपर्टी मिले मुझे वो प्रॉपर्टी आप दे दोगे। तो ये लिंकेज है, एक तरीके से कॉन्ट्ररी बातें हैं। थोड़ा देखा जाए तो कॉन्ट्ररी है और थोड़ा देखा जाए तो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग बातें कह रहा है। जैसे क्या 6 कह रहा है कि आप फ्यूचर में एग्जिस्ट होने वाली प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ चांस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन 43 कह रहा है कि अगर सर्टेन है, सर्टेनिटी है कि द प्रॉपर्टी विल एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, तो ये 6A का एक्सेप्शन हो जाएगा एंड इन दैट केस इट मे बी ट्रांसफर, वैलिड ट्रांसफर होगा, प्रोवाइडेड जैसे ही एक्वायर होगा वो आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ चांस है, सिर्फ चांस, वो हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी, अनसर्टेन है, तब ये नहीं होगा। लेकिन क्यों हमने इसका एसेंशियल क्या पढ़ा? 43 क्या कह रहा है कि द ट्रांसफर मस्ट, द इंटरेस्ट मस्ट अक्वायर इन द ट्रांसफर आफ्टर अ सर्टेन टाइम सब्सिक्वेंट टू द ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद ट्रांसफरर के पास उस प्रॉपर्टी में जिसका वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका है इंटरेस्ट अराइज होएगा ही, ये सर्टेन है। अब तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। 6 सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को ट्रांसफर करने से मना कर रहा है। पॉसिबिलिटी क्या हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन जहां ये सर्टेन है कि ठीक है ये प्रॉपर्टी इसी को ही जाएगी, आपको एक पॉइंट में मिलेगी, वहां पे उस ट्रांसफर को हम वैलिड मानेंगे। तो एक तरीके से देखें तो 6A के कहीं ना कहीं एक एक्सेप्शन की तरह दे रखा है सेक्शन 43। It validates transfers where title is acquired later. Distinction lies in the knowledge of the transferee। देखिए यही चीज है कि जहां मेयर पॉसिबिलिटी है वो 6A के अंदर फॉल करेगा, लेकिन वही जहां सर्टेनिटी है वो किस में हो जाएगा? वो आ जाएगा सेक्शन 43 के अंदर। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस जो हमने सेक्शन 6 डिस्कस करते वक्त भी पढ़ा था, जमा मस्जिद वर्सेस कोडे मानेंद्रा, ये हमने उस वक्त भी पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, इन दोनों सेक्शंस को आपस में बैलेंस करने की कोशिश करी थी। मतलब इन दोनों के बीच क्या लिंक है, क्या कोरिलेशन है, प्लस क्या डिस्टिंक्शंस है, दोनों चीजें बताने की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी। If the transferee knows the transferor only has a chance of succession, ठीक है, वही मतलब सेक्शन 6A वाली बात आ गई कि सिर्फ पॉसिबिलिटी है, सिर्फ चांसेस हैं, सेक्शन A अप्लाइज, यानी कि ट्रांसफर इज वॉइड। ठीक है, मतलब सिर्फ पॉसिबिलिटी है कि ऐसा है, हो भी सकता है नहीं भी, जहां अनसर्टेनिटी है वहां पे ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। लेकिन if the transferee is misled into believing that the transferor has a present title, section 43 applies, transfer is validated by estoppel। अब ये क्या कह रहा है कि भाई उसको विश्वास दिला दिया गया है, उसको सर्टेनिटी है, उसे विश्वास दिला गया कि प्रॉपर्टी उसकी है, तो वहां पे जो प्रॉपर्टी उसकी है तो वो ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। और ये वैलिड होने के बाद ये एस्टॉपल वाला प्रिंसिपल बाद में आ जाएगा, विल कम इनटू पिक्चर कि अब आपने रिप्रेजेंट किया तो वापस से दो। यही दोनों के बीच का लिंक है। आई होप कि ये बात समझ में। सेक्शन 6A क्या कह रहा है? सेक्शन 6A कह रहा है कि सिर्फ फ्यूचर में ट्रांसफर होने की पॉसिबिलिटी हो, चांसेस हो, चांस तो हो भी सकता है नहीं, ये दोनों चीजें हैं। इफ यू टॉस अ कॉइन तो क्या हो सकता है, वो हेड्स भी आ सकता है, वो टेल्स भी आ सकता है, 50% चांसेस है। प्रॉपर्टी किसी को जाएगी या नहीं जाएगी, इट्स अ मैटर कि वो हो भी सकता है नहीं हो सकता, दोनों चीज हो सकती है, 50-50 है। नाउ कोई चीज जब अनसर्टेन है कि वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो चांसेस है, प्रॉपर्टी आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, ऐसी सिर्फ पॉसिबिलिटी है, तो 6A आ जाएगा। और ऐसे पॉसिबिलिटी को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर वॉइड। लेकिन 43 क्या बात कह रहा है? 43 कह रहा है कि ऐसा है कि सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। 6A एंड 43 में यही डिफरेंस है। आप उसको एक्सेप्शन की तरह देखना चाहो तो इन अ वे देख सकते हो, लेकिन हम वही बात नहीं कह रहे जो 6A कह रहा है। हम ये कह रहे हैं कि सेक्शन 43 ये कह रहा है कि भाई अब जब ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर करते वक्त ट्रांसफरर ने रिप्रेजेंट किया था, चाहे गलती से किया हो या फ्रॉडुलेंटली किया हो, जब पर आपने you made me believe, you made the transferor believe कि भाई ऐसा है, प्रॉपर्टी आपके पास है,
ठीक है, आपके बिलीव में आके मैंने बोनाफाइड तरीके से आपसे प्रॉपर्टी परचेज की है, तो अब वो प्रॉपर्टी मेरी होगी, वो ट्रांसफर वैलिड है। और डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है वो अब कहेगा कि भाई ऐसा है, नाउ मुझको, अब जब वो कोर्ट में अगर कहता है, वो जाके कहेगा नहीं मुझको आई चूज ऑप्शन 2, मुझे नलिफाई नहीं कराना है, मुझे ये प्रॉपर्टी को देने के लिए कंपेल किया जाए, ट्रांसफर को कंपेल किया जाए कि ये प्रॉपर्टी मुझे दी जाए। व्हाई? बिकॉज ही मेड मी बिलीव दैट ही इज हैविंग द प्रॉपर्टी, नाउ दैट ही इज हैविंग interest in the property, now the property belongs to him, doctrine of estoppel will come into picture and say कि भाई ऐसा है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ट्रांसफरी को होगा, ये कंपेल किया जाएगा ट्रांसफर के लिए, ये है, तो ये ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। दिस इज हाउ सेक्शन 6A एंड 43 आर कोरिलेटेड टू वन अनदर, इसलिए दोनों के बीच कहते हैं डिफरेंस भी है एंड कोरिलेशन भी है। डिफरेंस क्या हुआ, दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी के बारे में, दूसरा बात कर रहा है एक तरीके से एक एक्सेप्शन को कार्व आउट कर दिया। ठीक है, जहां 6 से सिर्फ पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें कि सिर्फ पॉसिबिलिटी बेस्ड ट्रांसफर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन 43 ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि तुमने विश्वास दिलाया, ट्रांसपेरेंट ने जब विश्वास दिलाया, तुम्हारे विश्वास के चक्कर में मैंने गुड फेथ में आके प्रॉपर्टी परचेज की, तो जब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आएगी, अब मुझको वो प्रॉपर्टी चाहिए, ये ट्रांसफर वैलिड है। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 43। इसका नाम है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। ट्रांसफर बाय वन को ओनर, को ओनर का क्या मतलब हुआ, मतलब कोई एक प्रॉपर्टी जो दो तीन लोग मिल के जिसके ओनर है। ठीक है, ये एक लैंड है, ठीक है, इसका मानिए 3 हिस्सा है इस तरीके से। लेट्स से 4 है, इस तरीके से इसके अलग अलग हिस्से हैं। Now this belongs to A, this belongs to B, this to C and this to D। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी है। मतलब है क्या कि भाई वो प्रॉपर्टी एक ही है, ठीक है, लैंड एक ही है, लेकिन अलग अलग लोग मिलके उसे ओन कर रहे हैं। ये पूरा इतना बड़ा एक ही लैंड है, लेकिन इसके अलग अलग लोग होल्डर्स है, इतने से कोई इससे इतने से कोई मिलके बहुत सारे लोग उसे ओन करते हैं। ठीक है, where one of two or more co-owners of immovable property legally competent in that behalf transfer his share to such property to or any interest therein। अब इनमें क्या कह रहा है कि को ओनर्स में से जब किसी प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक लैंड है, ठीक है, यही कह रहा है कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के जब को ओनर्स हो, मतलब उसे जॉइंटली होल्ड कर रहे हो, वो सारे लोग जॉइंटली उसके ओनर्स हो, और उनमें से कोई भी जो को ओनर्स हैं उनमें से कोई भी एक क्या कर रहा है, वन वन ऑफ टू और मोर को ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लीगली कॉम्पिटेंट इन बिहाफ ट्रांसफर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयरइन। अब मान लीजिए सी जो है, इसने अपनी प्रॉपर्टी डी को बेच दी, ठीक है, सी डी ऑलरेडी है, मान लीजिए इसने अपनी प्रॉपर्टी पी को बेच दी। ठीक है, अब क्योंकि सी ने अपनी प्रॉपर्टी पी को बेच दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका ओनर कौन हो गया, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, कौन, पी। ठीक है, यही कह रहा है कि भाई किसी एक ने वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी, अपना शेयर, को ओनर्स में से किसी एक ने अपना शेयर जो है वो किसी और को बेच दिया। The transferee acquires as to such share or interest, and so far as is necessary to give effect to the transfer, the transferer's right of joint possession or other common or part enjoyment of the property and to enforce a partition of the same, but subject to the conditions and liabilities affecting as a date of the transfer, the share of the interest so transferred। अब क्या कह रहा है कि भाई जिसने अपना शेयर बेचा, ठीक है, जैसे एक प्रॉपर्टी है, इसको 4 लोग मिलके बोल गए थे, मान लीजिए ए बी सी डी 4 भाई हैं, ठीक है, सबका अपना अपना हिस्सा है, 1/4 सबका है।
अब इनमें से किसी भी एक ने, किसी भी को ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेच दी, जैसे यहां मैंने बताया सी ने पी को बेच दिया, अब सी की जगह पी हो गई यहाँ पे, तो क्या रहा है, जो नया ट्रांसफरी है, मतलब जिसे प्रॉपर्टी को ओनर में जिसे बेची, अपना शेयर जिसे बेचा, सी ने अपना हिस्सा पी को दे दिया, तो वो जो है उतने पार्ट के लिए, मतलब जो ट्रांसफरर का पार्ट था उसके लिए वो मालिक हो जाएगा, उसके शेयर के लिए वो मालिक हो जाएगा, और उसके पास क्या क्या राइट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके राइट्स क्या क्या है, राइट टू जॉइंट पोजेशन, किसके साथ, तीन लोग थे ए बी सी डी, सी ने अपनी प्रॉपर्टी पी को दे दी, तो अब ए बी और डी के साथ सी की जगह पे पी का जॉइंट पोजेशन होगा, ये कह रहा है जॉइंट पोजेशन हो जाएगा। साथ ही साथ पार्ट एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट की, मतलब मान लीजिए उससे कोई बेनिफिट्स आ रहे हैं तो सी का जो हिस्सा है वो पी को जाएगा, वो भी इसके एंजॉयमेंट का राइट किया जाएगा, एंड टू enforce द पार्टीशन ऑफ द सेम, और उस प्रॉपर्टी को पार्टीशन कराने का भी राइट उसके पास आ जाएगा। देखिए, ऑल्सो नोन एज जॉइंट ओनरशिप और को टेनेंसी रेफर्स टू प्रॉपर्टी ओन बाय टू और मोर इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने कहा को ओनरशिप मतलब एक प्रॉपर्टी को दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, मेनली जब हम किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ओनर्स के पास राइट क्या होते हैं, को ओनर जनरली possess these rights, use the property, ठीक है, मतलब enjoyment, possess the property, उसे possess करना है, dispose of their property, ठीक है, मतलब अपना बेचना अपने शेयर को। अब देखिए क्या कह रहा है, ना को ओनर ट्रांसफर्स देयर शेयर, अपना पार्ट, जैसे आपने क्या देखा इस एग्जांपल में कि सी ने अपना पोर्शन बी को बेच दिया, द ट्रांसफरी, मतलब अब इस जगह पे पी आ गया, ट्रांसफरी जो बायर है स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द ट्रांसफरर, एग्जैक्टली वही कि अब ट्रांसफरर की जगह पे वो आ गया, उसके जितने राइट्स थे, उसका जितना शेयर था वो सारा अब ट्रांसफरी का हो जाएगा, मतलब नाउ पी विल एंजॉय दिस लैंड, द शेयर्स, इसका मालिक वो है, इससे जो बेनिफिट्स आएगा वो प्रॉपर्टी के पार्टीशन के लिए जैसे राइट सी के पास था उस तरीके से इसके पास आ जाएगा, उसको होल्ड करने का राइट आ जाएगा, मतलब ओनर के यानी ट्रांसफरर के जितने राइट्स थे इन रिलेशन टू हिज शेयर वो सारा कुछ अब ट्रांसफरी के पास चला जाएगा, यही कह रहा है। को ओनरशिप के केस में, यानी कि जब कोई एक प्रॉपर्टी दो या दो से ज्यादा लोग मिल के होल्ड कर रहे हैं और उन को ओनर्स में से किसी एक ने अपना शेयर बेच दिया, तो जो ट्रांसफरी है उसे जितना शेयर मिला है, जिसने बेचा, जिस ओनर ने बेचा उसका शेयर अब ट्रांसफरी के पास चला गया, यानी कि परचेजर जो है उसके पास चला गया, तो जो ट्रांसफरी है यानी कि जो परचेजर या जो बायर है वो उस शेयर के लिए कंप्लीटली सारे इंटरेस्ट उसके पास आ जाएंगे, उसको उस पे जितने राइट्स हैं, उसमें पार्टीशन का राइट टू पोजेशन, राइट टू डिस्पोज ऑफ, राइट टू एंजॉयमेंट, ये सारे राइट्स जो कि ट्रांसफरर के थे यानी कि को ओनर के थे अब उसके पास आ जाएंगे, ट्रांसफरी के पास। ट्रांसफरी बिकम्स अ न्यू को ओनर विद द एक्सिस्टिंग को ओनर, जैसे हम देखा कौन था, ए बी सी डी था, तो सी ने अपनी प्रॉपर्टी अब पी को दे दी, तो ए बी पी और डी हो गए, अब वो उनके साथ को ओनर बन गया, they acquire all the rights and liabilities associated with that specific share, जैसे मैंने कहा उसके साथ जितनी भी राइट्स एसोसिएटेड थी को ओनर यानी सी की, अब वो पूरे राइट्स जो ट्रांसफरी है यानी जो बायर है उसके पास चला जाएगा। प्राइमरीली क्या क्या होते हैं, तीन चीजें होती है, राइट टू जॉइंट पोजेशन, मतलब इस लैंड के इन तीन के साथ मिलके ये जो लैंड था इन चार का था, तो अब सी की जगह पे क्योंकि पी आ गया तो मतलब अब इस लैंड के जॉइंट पोजेशन का हक इसके पास आ गया, इंजॉयमेंट का राइट इसके पास आ गया, पार्टीशन का राइट इसके पास आ गया, ये तीन राइट होते हैं, जॉइंट पोजेशन, इंजॉयमेंट और दूसरा पार्टीशन, ये सारे राइट्स इसके पास आ जाएंगे।
देखिए राइट्स मेनली क्या क्या है, जॉइंट पोजेशन, राइट टू ऑक्यूपाई एंड एंजॉय द प्रॉपर्टी जस्ट एज द ओरिजिनल ओनर डिड, जैसे वो ओनर था, जैसे उसका पोजीशन का राइट था वैसे ही। इनफोर्स पार्टीशन, पार्टीशन करा सकता है विद द राइट टू डिमांड लीगल डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शंस, पार्टीशन का राइट आ जाएगा। पीसफुल पोजेशन, भाई अब वो अपने पीसफुल तरीके से उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, पजेस कर सकता है, वो राइट टू पीसफुल पोजेशन या इंजॉयमेंट। राइट टू इम्प्रूव, अब वो चाहे तो उस पर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन कराना चाहे तो वो भी कर सकता है। एक्सेप्शन देखिए, द ड्वेलिंग हाउस रूल, अब ये एक्सेप्शन क्या कह रहा है, जैसे मैंने अभी बताया भाई यहाँ पे हमने क्या एग्जाम्पल लिया एक प्रॉपर्टी का, ठीक है, कि भाई कोई प्रॉपर्टी, कोई घर है, कोई लैंड है, वो चार अलग अलग भाइयों का है। अब मान लीजिए इसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसमें चेंज करते हैं, एग्जाम्पल में ये करते हैं, मान लीजिए अब ये एक घर है, ठीक है, ये घर है, ये ऐसा है कि ये एक रूम है, रूम वन, ये एक घर है। ड्वेलिंग हाउस मतलब क्या है, ऐसा घर जिसमें लोग रहते हैं, ये हो गया रूम वन, ठीक है, ये है रूम टू, यहाँ पे ये हो गया किचन, ये हो गया आपका डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया, एंड यहाँ पे ये वॉशरूम है, ठीक है, ये वॉशरूम है। और इधर जो ये स्पेस है ये बैल्कनी का है, ठीक है, ये एक घर है। ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस मतलब ऐसा घर जहां लोग रहते हैं, ये आपका बालकनी का एरिया है, एंड दिस इज ऑल्सो बालकनी का एरिया, ठीक है। अब ये बाकी पैसे, ये एक घर है फॉर एग्जाम्पल, क्या कह रहा है, इसका एक एक्सेप्शन दे रखा है। अभी हमने क्या पढ़ा प्रीवियस सेक्शन, प्रीवियस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ था कि भाई जब कोई प्रॉपर्टी है उसके को ओनर्स हैं, यानी दो या तीन लोग मिल के होल्ड कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग उसे मिल के होल्ड करते हैं, उनमें से कोई को ओनर अपने शेयर को बेच देता है, ठीक है। अपने शेयर को जब वो बेच देता है तो उस शेयर का जितने, उस शेयर से रिलेटेड जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज उसको ओनर की थी वैसे ही ट्रांसफर ही हो जाएंगी। उसके एक्सेप्शन में कह रहा है, और उसके साथ में क्या क्या स्पेसिफिकली राइट दिए हुए, जितने भी राइट्स एंड इंटरेस्ट है, यानी राइट टू जॉइंट पोजीशन, राइट टू एंजॉयमेंट या और राइट टू पार्टीशन, ये तीनों राइट्स प्राइमरीली शेयर करने के बाद ये तीन राइट्स अराइज होते हैं, ये तीनों राइट्स ट्रांसफरी को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके एक्सेप्शन में कह रहा है कि लेकिन ये रूल एप्लीकेबल तब नहीं होगा जबकि जो एक घर है उस घर में से अगर अपना शेयर कोई बेच रहा है, जैसे देखिए एन आउटसाइडर who buys a share in an undivided family dwelling house does not get the right to joint possession, मतलब जैसे देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए ये घर है, ठीक है, ये तीन लोगों के बीच का पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये ऐसा करते हैं, ठीक है, ये जो है ये कुछ ऐसे से दो बीच से डिवाइड, ठीक है, ये डिवीजन हो गया। अब ये पार्ट जो है ये ए का है और ये बी का है, ठीक है। सो नाउ अब ये घर है, ड्वेलिंग हाउस मतलब इसमें लोग रह रहे हैं, इसमें घर दो लोगों का शेयर है, आधा पोर्शन ए का है और आधा पोर्शन बी का है। नाउ अब बी ने क्या किया कि भाई अब नॉर्मली शेयर होने का क्या मतलब है कि भाई ये सबके अपने अलग अलग रूम्स हैं, और किचन और ड्राइंग रूम जो है वो सबके अलग अलग है, रूम किचन वॉशरूम और पैसेज वाले एरिया ये कॉमनली शेयर्ड है, ठीक है। मतलब ए का पोर्शन में सिर्फ ये देखा जाए तो ये रूम आएगा, किचन और ये सारा जो एरिया है ये कॉमनली शेयर्ड है, और ये डी के लिए भी ये रूम हो गया, ये जो एरिया से बाकी ड्राइंग एरिया वॉशरूम ये सारा कॉमनली शेयर्ड है, चाहे वो बैल्कनी हो। Now, अब ये कह रहा है कि मान लीजिए बी ने अपना शेयर किसी और को बेच दिया, बी सोल्ड अपना प्रॉपर्टी से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के जाना था, तो बी ने क्या किया,
कि अपनी प्रॉपर्टी सी को बेच दी, ठीक है, बी ने अपना शेयर सी को बेच दिया। तो नाउ दिस पार्ट इज सेइंग, एक्सेप्शन कह रहा है कि अब किसी ड्वेलिंग हाउस में, मतलब ऐसा घर जिसमें लोग रहते हैं, अनडिवाइडेड फैमिली, एक परिवार रहता है, ठीक है, उसमें से अपना हिस्सा किसी ने अगर किसी बाहर वाले को बेच दिया, मान लीजिए सी ये जो है ये कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, कोई बाहर का इंसान है जिसे इस फैमिली से रिलेटेड नहीं है वो, ठीक है, एक स्ट्रेंजर को बेच दिया, तो इस केस में क्योंकि ये एक आउटसाइडर है, ये फैमिली का पार्ट नहीं है, ये स्ट्रेंजर है, तो इस पर्सन के पास प्रॉपर्टी के कुछ ही राइट्स मिलेंगे। मतलब ऑफ कोर्स इसका शेयर जो है वो तो हो गया, ठीक है, शेयर मिल गया, लेकिन उसको प्रॉपर्टी का राइट टू जॉइंट पोजेशन नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए एक हिस्से में ये फैमिली है, ये रह रही है, नाउ बी डिसाइडेड कि भाई वो जाके कहीं और सेटल हो जाएगा वो अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, तो उन्होंने अपना हिस्सा सी को बेच दिया। अब सी जो है क्योंकि वो एक बाहर का इंसान है, तो एक फैमिली के बीच वो कैसे रहेगा, ये जो फैमिली है ये ऑफ कोर्स दोनों के लिए ऑकवर्डनेस हो जाएगी, सी विल आल्सो नॉट फील कंफर्टेबल विद अ फैमिली एंड दिस फैमिली आल्सो विल नॉट कंफर्टेबल फील विद एन आउटसाइडर। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि भाई जब एक ड्वेलिंग हाउस में, यानी ऐसा घर जिसमें एक परिवार रहता है, एक लोग कुछ लोग रहते हैं, उसमें जब अगर पार्टीशन हो रहा है, उसका को ओनर अपने शेयर को अगर बेच देता है, तो जो स्ट्रेंजर उसे खरीद रहा है, किसी स्ट्रेंजर को सेल किया गया, तो जो ट्रांसफर जो कि एक स्ट्रेंजर है, अगर वो स्ट्रेंजर है, उसे उस प्रॉपर्टी में शेयर तो ऑफकोर्स उसे मिल गया, वो मिल गया, लेकिन राइट टू जॉइंट पोजेशन नहीं मिलेगा। वेयर द ट्रांसफरी of a share of dwelling house belonging to an undivided family is not a member of the family, ट्रांसफरी जो कि फैमिली का पार्ट नहीं है, मतलब स्ट्रेंजर है, आउटसाइडर है, nothing in this section shall be deemed to entitle into joint possession or other common part or part enjoyment of the house। उसे ना तो joint possession मिलेगा, ना right to enjoyment of the property मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई आप इस फैमिली के पार्ट नहीं हो, there is a family already living in the portion in the house, you get the share उसे मिल जाएंगे, वो उसके साथ हो जाएगा, लेकिन right to joint possession नहीं मिलेगा, मतलब इसके साथ आके ये रह नहीं सकता है। ये कह रहा है ड्वेलिंग हाउस के केस में नॉर्मली क्या हो गया कि भाई जैसे हमने लैंड का देखा प्रीवियसली, यहाँ पे क्या था, इसकी जगह पे जब पी हो गया तो भाई ये लैंड है, यहाँ पे ये अपना जो कराने का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा दे, ये इसकी मर्जी है। मान लीजिए ये जो है, ये लोग किसी और पर्पसेस के लिए अपने लैंड का यूज करते हैं, लेकिन अपना शेयर सीधे कंप्लीटली बेच दिया, वो एक लैंड है, वहां पे उसे जो मन करे वो करा दे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे, यहाँ पे स्कूल खोल दे, हॉस्पिटल खोल दे, कुछ भी खोल दे। लेकिन जब बात करते हैं ड्वेलिंग हाउस की, एक ऐसा घर जिसमें लोग रह रहे हैं, तो उसमें को ओनर जब अपना शेयर बेचता है किसी स्ट्रेंजर को, तो दैट स्ट्रेंजर ओनली गेट्स द शेयर, वो मिल गया उसे, लेकिन he neither gets the right to possession nor gets the right to enjoyment of that property। Outsider's primary remedy is to sue for partition rather than demanding to move it immediately। मतलब अब इसके पास क्या उपाय बचा, क्योंकि इसके पास दो राइट्स नहीं है, सिर्फ क्या क्या नहीं हो गया, राइट टू, नॉर्मली क्या राइट है हमारे पास जो ट्रांसफर है, राइट टू पोजेशन, राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू पोजेशन। और तीसरा क्या है, राइट टू एनफोर्स पार्टीशन। ट्रांसफर होने पे कोई भी जो भी ओनर है, किसी भी ओनर का प्रॉपर्टी है, किसी भी ओनर की प्रॉपर्टी है, तो ये राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू पोजीशन, प्रॉपर्टी को होल्ड करना, ठीक है, प्रॉपर्टी को वो होल्ड कर सकता है, राइट टू एंजॉयमेंट, उससे जो बेनिफिट्स आएंगे उसका एंजॉयमेंट, पार्टीशन एनफोर्स करना, और आप एक और चीज कह सकते हैं, राइट टू डिस्पोज ऑफ, उसको जिस तरीके से मन करे वो डिस्पोज ऑफ कर दे, ये सारी राइट्स ओनर के पास। लेकिन जब हम एक ड्वेलिंग हाउस की बात करते हैं कि भाई वहां पे क्या क्या राइट्स होंगे, वहां पे अगर स्ट्रेंजर है जिसे को ओनर ने शेयर अपना बेच दिया है, वहां पे ये दोनों राइट्स उस स्ट्रेंजर को नहीं मिलते हैं, राइट टू पोजेशन भी नहीं, राइट टू एंजॉयमेंट भी नहीं, ये दोनों राइट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ डिस्पोज ऑफ
या एनफोर्स पार्टीशन, या तो वो अपना शेयर फर्दर किसी को बेच दे, या फिर या वो फैमिली वालों को ही बेच दे या किसी और को बेच दे, या फिर पार्टीशन, भाई आप पार्टीशन इन्फोर्स करा सकते हो, वो जा सकते हो अलग करने के लिए, लेकिन ये दोनों राइट्स स्ट्रेंजर को नहीं मिलते हैं। सो दिस इज सेक्शन 4 सॉरी 44 क्या कह रहा है, 43 ने बात की क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, जिसमें हमने देखा कि भाई कोई अगर रिप्रेजेंट कर रहा है टू मेक यू बिलीव दैट ही ओन्स द प्रॉपर्टी, जबकि ही डजंट करेंटली, तो बाद में उसे कंपेल किया जा सकता है तो ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ये था। ठीक है, 44 जो है ये बात कह रहा है कोई प्रॉपर्टी अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके ओन करते हैं, को ओनर्स हैं, तो उस प्रॉपर्टी का को में कोई एक ओनर अगर अपना शेयर जिसे भी बेचता है उस ट्रांसफरी को सारे राइट्स, कौन से तीन राइट्स मेनली, राइट टू पोजेशन, राइट टू एंजॉयमेंट और राइट टू पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन, ये सारे राइट्स ट्रांसफरी को मिल जाएंगे एक्सेप्ट when the property is a dwelling house। जब dwelling house की बात होगी तो को ओनर, जो नया को ओनर है मतलब जो ट्रांसफरी है, उसे सिर्फ शेयर्स मिलेंगे और राइट टू एनफोर्स पार्टीशन, लेकिन उसे राइट टू जॉइंट पोजेशन या राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। देखिए एक केस दुर्गा दुर्गा पड़ालपरी वर्सेस देवीदास मुखर्जी, इस केस में ड्वेलिंग हाउस का मतलब बताया गया, अ परमानेंट अबोर्ड where a family intends to reside, not just a temporary or stray residence। Now section 45। अब देखिए 45 क्या कह रहा है। अभी हमने बात करी को ओनरशिप की, ठीक है कि भाई एक प्रॉपर्टी मिलके लोग होल्ड करते हैं, उसके ओनर हैं। अब ये क्या कह रहा है, जॉइंट ट्रांसफर, ट्रांसफर जॉइंट हो रहा है, मतलब ओनर जो है वो एक ही है, ठीक है, ट्रांसफर है एक ही है, लेकिन ट्रांसफरी जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। क्या कह रहे थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन टू टू और मोर पर्सन्स, ट्रांसफर की जा रही है किसको, ज्यादा लोगों को, ये हो गया T1 T2 T3, मतलब जिसको ट्रांसफरर एक है लेकिन ट्रांसफर ही ज्यादा है, वही लिख रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन सबसे कंसिडरेशन लिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे गिफ्ट नहीं हो रहा है, ये लीज है, मॉर्गेज है, सेल है, जो भी है पर गिफ्ट नहीं है। वही कह रहा है कि जब ट्रांसफरर एक है लेकिन ट्रांसफर ही एक से ज्यादा है, and such consideration is paid out of a fund belonging to them in common, और ये जो consideration है C1 C2 C3 अलग अलग ट्रांसफर ही है तो कंसिडरेशन अलग अलग होगा। तो ये कह क्या रहा है कि भाई जब ये जो कंसिडरेशन दिया जा रहा है, क्योंकि तीनों को मिला के, अभी देखिए क्या था, ये था को ओनर, सॉरी ओनर ओनर नहीं, अभी प्रॉपर्टी का ये कौन था, ओनर, ठीक है, ट्रांसफर है क्योंकि एक है तो ये हो गया ओनर। अब ये ट्रांसफरी तीन है, अलग अलग है, मतलब दो से ज्यादा, एक से ज्यादा है, तो ये कौन हो गए, ये हो गए को ओनर्स। अब नई प्रॉपर्टी के लिए ये सारे को ओनर्स हो गए, तो कह क्या रहा है कि भाई ये को ओनर्स है तो जितनी प्रॉपर्टी है उसका जो भी कंसिडरेशन है, मान लीजिए 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो ये मिलके एक्सपेंसेस अपना शेयर करेंगे, कितना कौन कर रहा है, कितना कितना शेयर है, उस हिसाब से मिलके, मतलब 10 लाख कंसिडरेशन जो ट्रांसफर है उसे मिलेगा। अब कौन कितना दे रहा है ये इनके आपस की बात है। तो दिस सेक्शन इज सेइंग कि कंसिडरेशन जो है वो किसी कॉमन फंड से दिया जा रहा है, मान लीजिए इन्होंने कोई फंड बना रखा है उससे परचेस कर रहे हैं, या कोई बैंक अकाउंट है, कॉमन कॉमन बैंक अकाउंट है उससे पेमेंट की जा रही है, मतलब ये को ओनर्स मिल के एक साथ पेमेंट कर रहे हैं। क्या यही रहा है कि कंसिडरेशन दिया जा रहा है, यानी जो पेमेंट ट्रांसफर को किया जा रहा है वो को ओनर्स यानी जो ट्रांसफरीज हैं वो मिल के एक साथ किसी कॉमन फंड से कर रहा है। इट कुड बी अ बैंक अकाउंट जो कि साथ में शेयर करते हैं सारे, या कोई बना रखा है, मतलब कोई फंड है जिससे ये लोग कॉमनली प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, पर कंसिडरेशन कॉमनली दिया जा रहा है। They are in the absence of a contract to the contrary respectively entitled to interest in such property identical as near as may be with the interest to which they were respectively entitled in the fund। मतलब जैसे मैंने कहा, अब मान लीजिए let us say ऐसा करते हैं,
हाँ चलिए, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, मतलब इन लोगों को 10 लाख रुपए कंसिडरेशन देने हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि T3 जो है वो दे रहा है 5 लाख, ठीक है। सेकंड ट्रांसफरी 3 लाख और फर्स्ट ट्रांसफरी 2 लाख दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांसफरी 2 लाख दे रहा है, सेकेंड ट्रांसफरी 3 लाख दे रहा है और थर्ड ट्रांसफरी 5 लाख दे रहा है। 10 लाख में से इस हिसाब से इन लोगों ने डिविजन किया है। मतलब क्या कर रहा है, 50% हिस्सा थर्ड ट्रांसफर ही दे रहा है, 50% कंसिडरेशन का जो हिस्सा है वो एक ओनर T3 दे रहा है, 30% सेकेंड दे रहा है और सिर्फ 20% जो है वो एक फर्स्ट ट्रांसफर ही दे रहा है। तो ये सेक्शन यही कह रहा है कि जितना जितना इनका कंसिडरेशन में हिस्सा होगा उतना उतना ही प्रॉपर्टी का शेयर मिलेगा। मतलब प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा, जितना आपने कॉमन फंड से दिया, ठीक है। ट्रांसफरर को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आप कॉमन फंड से दे रहे हो, क्या है चक्कर है, मुझे उससे नहीं मतलब है। डिविजन की बात, इसको पूरा पैसा मिलना चाहिए, 10 लाख पूरे ट्रांसफर को मिलनी चाहिए, इसको फर्क ही नहीं पड़ता वो कॉमन फंड है क्या है। लेकिन सेक्शन ये बात बता रहा है कि भाई अगर कॉमन फंड है, कॉमन फंड कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कॉमन बैंक अकाउंट हो सकता है, या कोई फंड बना है प्रॉपर्टी मान लीजिए परचेसेस के लिए या किसी भी और पर्पज के लिए, तो ऐसा कोई कॉमन फंड है जिससे पेमेंट हो रहा है कि भाई ऐसा है, इससे कर देते हैं और फिर आपस में डिवीजन करेंगे, ठीक है। अब इस फंड से क्या हो रहा है कि जितना जितना जिसका पार्ट है उतना ही उसे इंटरेस्ट मिलेगा, रिस्पेक्टिवली एंटाइटल टू इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। देखिए, कंसिडरेशन इज पेड आउट अपॉन बिलोंगिंग टू देम इन कॉमन, they are in the absence of contract to them respectively entitled to interest in such property identical as nearly as may be with the interest which they were respectively entitled in the फंड। जितना जितना फंड में इनका हिस्सा था, मान लीजिए इस 10 लाख में 5 लाख T3 का था और 3 लाख T2 का था और 2 लाख T1 का था, ठीक है। तो उतना ही हिस्सा इन्हें मिलेगा। और दूसरा क्या कह रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात की जितना फंड में आपका हिस्सा है, आपने फंड में जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है उतना ही शेयर के लिए उसी हिसाब से उसी आइडेंटिकल आपको, जैसे मान लीजिए टोटल फंड ही अगर इनके पास जो था वो मैक्सिमम कैपेसिटी 10 लाख की थी और वो टोटल 10 लाख से प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉमन फंड है ये था ही 10 लाख का, बनाया गया था 10 लाख का। अब इस पूरे अमाउंट से ये लोग ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इस 10 लाख में जो थर्ड पर्सन है, ए बी सी कर देते हैं, चलिए T1 T2 T3 से बेहतर ए, ये हो गया ए, सेकेंड है बी और थर्ड है सी, ठीक है। तो अब इस 10 लाख में सी जो है इसने 5 लाख रुपए दिए थे, बी ने 2-3 लाख दिए थे और ए ने सिर्फ 2 लाख दिए थे। तो कॉमन फंड में जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया गया है उतने ही प्रॉपर्टी के लिए वो उनको उतने का शेयर मिलेगा। मतलब प्रॉपर्टी में 50% का मालिक हो जाएगा सी, 30% का मालिक हो जाएगा बी और 20% का मालिक होगा ए। सो ऑल इट इज सेइंग इज कि आपने अगर कॉमन फंड से दिला रहा है तब कितना होगा, फंड में जितना जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है उस हिसाब से आइडेंटिकली आपको शेयर्स मिल जाएंगे। एंड ये तो कॉमन फंड की बात हो गई। एंड वेयर सच कंसिडरेशन इज पेड आउट ऑफ सेपरेट फंड्स बिलोंगिंग टू देम रेस्पेक्टिवली, they are in the absence of contract to the contrary respectively entitled to interest in such property in proportion to the shares of the consideration in which they respectively advanced। और दूसरा क्या कह रहा है कि और मान लीजिए कॉमन फंड से नहीं, अपना अपना इंडिविजुअली दिया है, ठीक है, इंडिविजुअली दिया, इनको मिला के को ओनर से कुल मिला के देना है 10 लाख रुपए। तो इन्होंने जैसे वही एग्जाम्पल रखते हैं यहाँ पे, लेकिन कॉमन फंड नहीं है। मान लीजिए कितना है, यहाँ पे ए ने दिया है 2 लाख, बी ने दिया है 3 लाख और सी ने दिया है 5 लाख। जितना जितना पैसा वो देंगे वो इंडिविजुअल पैसा है, तो ये कोई कॉमन फंड से नहीं है, तो प्रोपोर्शनेटली उन्हें मिलेगा। सिंपल सी बात बस इतना कह रहा है कि भाई जहां पे ट्रांसफर है एक है, ट्रांसफर ही बहुत सारे हैं, तो जितना जितना आप पेमेंट करोगे उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली आपको शेयर्स मिलेंगे। To determine the quantum of interest, each purchaser holds when property is bought by two or more persons, यानी कि ट्रांसफर ही ज्यादा है, को ओनर्स ट्रांसफर ही एक से ज्यादा है और ट्रांसफर कंसिडरेशन के लिए हो रहा है। Purchasers are presumed to be equally interested in the property.
बस यही चीज कह रहा है ये सेक्शन, इतनी सी बात कह रहा है कि भाई आपने जितना फंड में आपका शेयर है उस हिसाब से आपको पोर्शन मिलेगा, और अगर इंडिविजुअली पेमेंट कर रहे हो तो भी जितना पोर्शन आप कर रहे हो आपको उतने का हिस्सा मिलेगा, आप उतने शेयर के मालिक हो जाओगे। लेकिन इसके साथ एक और चीज कही है, देखिए इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस एज टू द इंटरेस्ट इन द फंड टू व्हिच दे वर रेस्पेक्टिवली एंटाइटल्ड और as to the shares which they respectively advance, such person shall be presumed to be equally interested in the property। अब लास्ट चीज क्या कह रहा है कि भाई ये कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास अवेलेबल अगर जिससे पता लगाया जा सके किसने कितना पेमेंट किया है, ठीक है। चाहे वो मान लीजिए अगर कॉमन फंड से फॉर एग्जांपल पेमेंट हो रहा है और ये चीज इंश्योर नहीं की जा पा रही है, ये किसी भी तरीके से इंश्योर नहीं किया जा सकता है, मतलब आपने हर रीजनेबल तरीका अपना के देख लिया पर ये चीज पता नहीं लग पा रही कि एग्जैक्टली किसने कितना पेमेंट किया है, उस केस में जहां ये बात पता ना लगाया जा सके कि भाई किसने कितना पेमेंट किया है, तब इक्वल डिविजन हो जाएगा। जैसे अगर 4 लोग हैं, मान लीजिए ए बी सी और एक और डी कर लेते हैं, ए बी सी डी है तो 25 25 25 25 इक्वल डिविजन हो जाएगा, जहां पे अगर पोर्शंस का पता ना लग सके कि किसने कौन से ट्रांसफरी ने कितना पेमेंट किया है, तो पोर्शंस प्रॉपर्टी के पोर्शंस इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, इक्वली शेयर होंगे। सो ये सेक्शन जो है वो बस इतनी सी बात कह रहा है कि भाई इसके पहले वाला प्रीवियस सेक्शन जो था 44 में क्या कह रहा था, वो को ओनर्स की बात कर रहा था। को ओनर क्या है, मतलब ट्रांसफरर जो है वो एक से ज्यादा लोग हैं, ट्रांसफरर एक से ज्यादा लोग हैं। उसमें क्या था कि भाई जब मल्टीपल लोग हैं और ट्रांसफरी जो है वो एक इंसान है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई अगर उनको से किसी भी एक ने अपना शेयर बेचा तो उसके साथ एसोसिएटेड जो 3 मेनली राइट्स है, राइट टू जॉइंट पोजेशन, राइट टू एंजॉयमेंट और साथ ही राइट टू एनफोर्स पार्टीशन, वो सारे राइट्स जो है, सारे राइट्स सारे इंटरेस्ट जितना भी कुछ है वो सारे ट्रांसफरी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर्टी जो है वो एक ड्वेलिंग हाउस है यानी एक फैमिली उसमें रह रही है, तो फिर जो ट्रांसफरी है उसे जॉइंट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट का राइट नहीं मिलेगा। इन दैट केस ही कैन ओनली एनफोर्स पार्टीशन, पार्टीशन डिमांड कर सकता है। अब 45 जो है वो उसकी कॉन्ट्ररी बात कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मल्टीपल ट्रांसफरीज है, ट्रांसफरर एक है, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी का ओनर एक है लेकिन अब जब ट्रांसफर कर रहा है जिसे वहां पे वो को ओनर्स ज्यादा हो जा रहे हैं, मतलब ट्रांसफरी जो है वो एक से ज्यादा लोग हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसफरी अगर एक से ज्यादा है और वो पेमेंट किसी कॉमन फंड से कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कोई फंड बना रखा है कॉमनली जिससे पेमेंट किया जा रहा है, उस फंड में जितना जिसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था उस हिसाब से उन्हें शेयर मिलेगा। और अगर इंडिविजुअली पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कंसिडरेशन इंडिविजुअली वो दे रहे हैं पैसे ट्रांसफरर को, तो जितना पोर्शन जो दे रहा है जितना उसी प्रोपोर्शनेटली शेयर्स उन्हें दिए जाएंगे। एंड लास्ट थिंग, अगर ये बात असर्टेन नहीं की जा सकती, अगर ये बात असर्टेन करना पॉसिबल नहीं है कि किसने कितने पोर्शंस कंट्रीब्यूट किए हैं, कंसिडरेशन में किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो इन दैट केस इक्वल कंट्रीब्यूशंस, इक्वल इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के किए जाएंगे, सबको इक्वल इंटरेस्ट मिल जाएंगे। अब देखिए जब यहाँ पे पूरे सेक्शन में जब हमने पढ़ा एक चीज मेंशन की हुई है which is in the absence of a contract to the contrary, in the absence to the in the absence of a contract to the contrary का क्या मतलब हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ है देखिए in the absence of a contract to the contrary, इसका मतलब ये है कि भाई ये एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है। जैसे हमें पता है कि हम ये जब पढ़ रहे हैं हमने पता है किस किस तरीके से ट्रांसफर होता है, हमने बहुत इनिशियल लेक्चर्स में देखा था क्या हो रहा है, सेल हो सकता है, लीज हो सकता है, मॉर्गेज हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, ये सारे तरीके हैं। जब हम कंसिडरेशन से बात करें तो हमने गिफ्ट आ गया, मतलब ये सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज हो सकता है, ये सारे तरीके हैं। अब हमें पता है कि सेल और ये सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़े हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है कि किस तरीके से होगा, ठीक है, पार्टीज जब अग्री करेंगे किसी चीज को ट्रांसफर करने के लिए सेल, ये कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज स्पेसिफाइड कर रखी है, जैसे मान लीजिए ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है बी, ठीक है, सेल किया है, अब कितना कंसिडरेशन अमाउंट है, क्या राइट्स है, क्या लायबिलिटीज है, सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई करी हुई है। जब अगर सब कुछ स्पेसिफाइड होता है किसके कितने राइट्स एंड लायबिलिटीज सब कुछ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होगा। लेकिन अगर वहां पे वो चीज मेंशन नहीं है तो उस केस में डिफॉल्ट क्लॉज क्या है, तब टीपीए आ जाता है। इसीलिए कहा है इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर जो चीज लिखी है
तब तो उसी तरीके से गवर्न किया जाएगा, मतलब कंसिडरेशन किस तरीके से दिया जाना है, ये सारी चीजें अगर कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई तब वही गवर्न होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है उसके एब्सेंस में, तो डिफॉल्ट क्लॉज क्या आ जाएगा, 45 तक उससे गवर्न हो जाएगा। अब आते हैं 46 पे। 46 क्या कह रहा है, ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन बाय पर्संस हैविंग डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट मतलब सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। इट गवर्न्स हाउ अ सिंगल lump sum consideration is divided when multiple parties with distinct and separate interests in a property sell it together। ठीक है, मतलब कंसिडरेशन मिलके दिया गया है लेकिन सबके अलग अलग इंटरेस्ट है, यानी कि ट्रांसफरी जो है वो एक से ज्यादा है। यहाँ पे देखेंगे where a total property is transferred for consideration by persons, transferred for consideration by persons having distinct interests, there is the transferors are in the absolute quantity of the contrary entitled to share in the consideration equally where their interests in the property were of equal value and where such interests were of unequal value proportionately to the value of their respective interests। नहीं, अच्छा क्या कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टी जो है एक से ज्यादा लोग एक साथ होल्ड कर रहे हैं, मतलब मालिक एक से ज्यादा है। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि भाई मल्टीपल ट्रांसफरर्स है, ट्रांसफरर्स जो है वो एक से ज्यादा लोग हैं जिनके प्रॉपर्टी में अपने अपने इंटरेस्ट है, बराबर इंटरेस्ट नहीं है, अपने अपने इंटरेस्ट है। ठीक है, डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट मतलब they don't just own the property together, they own specific identifiable interest, जैसे fractional shares से different types of rights। मतलब बहुत सारे लोग मिलकर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं जिनके प्रॉपर्टी में अलग अलग इंटरेस्ट हैं। और उसके लिए क्या है, कंसिडरेशन एक सिंगल कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मिला के दिया जा रहा है। प्रॉपर्टी इज सोल्ड फॉर वन टोटल प्राइस रादर देन स्पेसिफिक प्राइसेस फॉर ईच पार्ट। ठीक है, कंसिडरेशन एक ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मनी कैसे डिवाइड किया जाएगा, हमने देखा कि भाई क्या कह रहा है, ट्रांसफर एक से ज्यादा लोग हैं, ये हो गई प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ज्यादा लोग हैं, ए बी सी, तीन लोग हैं जिनके सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ठीक है, अपने अपने इंटरेस्ट है, मतलब किसी के पास लिमिटेड शेयर हो सकता है, किसी के पास लाइफ इंटरेस्ट है, सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है, डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट लिख रहा है, मतलब सब को ओनर है नहीं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं और कंसिडरेशन एक ही है। यहाँ प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, इफ देयर इज एन अग्रीमेंट स्टेटिंग हाउ टू स्प्लिट द मनी दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉलोड। सबसे पहले तो अगर अग्रीमेंट में बताई गई ये बात किस तरीके से इनके बीच पैसा जो है वो डिवाइड होगा, तब तो या तो वो फॉलो हो जाएगी, ये तो बहुत क्लियर सी चीज है। या अगर ऐसा नहीं है, इन एन एब्सेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्ररी, एब्सेंस अगर नहीं है वैसा, तो क्या होगा, इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, द प्रोसीड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच पर्सन्स इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये तीनों ट्रांसफर कर रहे हैं और कर ट्रांसफर ही एक है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई इनको पैसा कैसे डिवाइड किया जाएगा, तो कह रहा है कि भाई जिसका जितना इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी का लिमिटेड इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी का तो अलग अलग इंटरेस्ट है, डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट है। तो जिसका जितना इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट की मार्केट वैल्यू क्या हुई, डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट मल्टीपल ट्रांसफरर्स विद डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, यूज आई एम नॉट यूजिंग द को-ओनर्स, को-ओनर में क्या मतलब, वो प्रॉपर्टी मिल के सबकी है, वो नहीं कह रही मैं, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, मालिक कोई और हो सकता है, किसी का लिमिटेड इंटरेस्ट है उसमें, तो सारी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि उस इंटरेस्ट की मार्केट वैल्यू क्या है उस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। इफ द इंटरेस्ट्स आर इक्वल इन वैल्यू द प्रोसीड्स आर शेयर्ड इक्वली। मार्केट वैल्यू जितनी जितनी है उतना उतना उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कंसिडरेशन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू जितनी जितनी निकली उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में उसका प्रोपोर्शन निकाल देंगे, उस प्रोपोर्शन में कंसिडरेशन जो है वो इनके बीच डिवाइड हो जाएगा, मल्टीपल ट्रांसफरर्स के बीच। लेकिन अगर सबका इंटरेस्ट बराबर निकलता है तब क्या होगा, तब जो प्रोसीड है यानी कि जो कंसिडरेशन है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल ट्रांसफरर्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट, सबके अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट है उसमें, तो क्या किसी का उससे बेनिफिट्स आ रहे हैं, किसी के लिए लिमिटेड इंटरेस्ट है, कोई ओनर है उसके कुछ शेयर का, तो अलग अलग इंटरेस्ट हो गए उसके।
तो उसकी मार्केट वैल्यू जितनी जितनी होगी उस हिसाब से उस प्रोपोर्शन में ही कंसिडरेशन डिवाइड किया जाएगा उनके बीच, जो ट्रांसफरर्स है उनके बीच, या अगर इक्वल वैल्यू निकलती है सबकी तो इक्वल कंसिडरेशन डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 47 क्या कह रहा है, where several co-owners of immovable property, मतलब प्रॉपर्टी एक है लेकिन को ओनर्स लिखा है, ज्यादा लोग इसके मालिक है, मान लीजिए ए बी सी और डी, ज्यादा लोग को ओनर्स, सेवरल को ओनर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर शेयर देयरिन, एक शेयर उसका ट्रांसफर कर रहे हैं, मान लीजिए दिस पोर्शन, ठीक है, एक शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ दिस, without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or shares in the transferor। लेकिन ये बात स्पेसिफाई नहीं की गई है, प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों की मिला के है, और जो को ओनर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया मिलके एक हिस्सा बेचने का, एक कोई शेयर बेचने का, कोई स्पेसिफिक पोर्शन उस प्रॉपर्टी का सेल करने का, लेकिन ये स्पेसिफाइड नहीं है कि कितना, कौन सा पोर्शन बेचा जाएगा, किसका शेयर बेचा जाएगा, कितना पोर्शन बेचा जाएगा, वो नहीं, सिर्फ एक पोर्शन शेयर किया ट्रांसफर किया जाएगा, without specifying that the transfer is to take effect on any particular share or shares of the transferor। किसके कौन किस ट्रांसफरर के शेयर को ट्रांसफर किया जा रहा है उस केस में, the transfer as among such transferors takes effect on such shares equally where the shares are equal and where they are unequal proportionally to the extent of such share। अब ये क्या कह रहा है, अगेन वही चीज कि भाई मान लीजिए ए बी सी डी चार लोगों की प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगेन इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। अब डिसाइड हुआ कि इसका 1/8 हिस्सा जो है इसे वापस करते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, 1/8 पोर्शन जो है इस प्रॉपर्टी का, मान लीजिए ओनली दिस, इसे सेल कर दिया जाएगा, ये डिसाइड हुआ, ठीक है, इन चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि ये हिस्सा जो है वो हम बेच देंगे, ठीक है। अब ये हिस्सा 1/8 जो है किसके पोर्शन से है, क्या है, ये स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है तब क्या होगा, अगर स्पेसिफाइड नहीं है इन दैट केस क्या हो जाएगा, the transfer is as among such transfer take effect on such share equally where the shares were equal। अगर शेयर सबके बराबर है, जितने को ओनर है बराबर शेयर है, तो ये पोर्शन, दिस पोर्शन, ये जिसको ट्रांसफर किया गया है, ये सब में से बराबर बराबर कटेगा, मतलब माना जाएगा ये पोर्शन, थोड़ा पोर्शन ए का बिका है, थोड़ा बी का, थोड़ा सी का, थोड़ा डी का, इस हिसाब से। और अगर इनके अलग अलग हिस्से हैं, मतलब सबके जो शेयर्स हैं वो अलग अलग है, किसी का 10, किसी का 60, किसी का 40, अलग अलग शेयर्स हैं, तो प्रोपोर्शनेटली उनके में से जाएगा, उनके पोर्शन से। द थिंग इज द सेक्शन से कि भाई एक प्रॉपर्टी है जिसके को ओनर्स हैं, ठीक है। अब उन्होंने डिसाइड किया प्रॉपर्टी का कोई पोर्शन शेयर ट्रांसफर करने का, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाइड है कि वो किसके हिस्से में से जाएगा, किसके शेयर में से, कोनर किस कोनर के कितने शेयर में से। तो अब जब स्पेसिफाइड नहीं है, दो चीजें दे रखी है, पहला दो चीज क्या दे रखे हैं, पहला कंडीशन दे रखा है इक्वल शेयर्स, इक्वल शेयर्स मतलब सारे कोनर का बराबर शेयर है प्रॉपर्टी में, तब उस हिस्से में से माना जाएगा सबके हिस्से में से बराबर बराबर कटा है। 1/8 पोर्शन का डिसाइड हुआ, 116 116 116 116 सब में से चला जाएगा, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, अनइक्वल शेयर्स, अनइक्वल शेयर्स है, तो जितना जितना है प्रोपोर्शनेटली सब में से उतना माना जाएगा उसका पोर्शन गया, उतना पोर्शन ट्रांसफर किया गया, यही कह रहा है सेक्शन 47। इट इज ओनली सेइंग कि भाई अगर इक्वल शेयर है, तो अगर स्पेसिफाइड नहीं है, जब स्पेसिफाइड है तो पता है कि किसके पोर्शन से जा रहा है कितना, लेकिन अगर नहीं स्पेसिफाइड है कि किस में से जाएगा, सिर्फ डिसाइड हुआ इतना हिस्सा बेचेंगे तो उतना हिस्सा ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा, इक्वल शेयर है तो इक्वली सब में से रिड्यूस हो जाएगा, और अगर इक्वली नहीं है सब में से मतलब ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर इक्वली नहीं है, सबका अनइक्वल है, तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा, यही कह रहा है सेक्शन 47।
आई होप कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। आज हमने डिस्कस किया कहाँ से, सेक्शन नंबर 43 से लेके 47 तक, 42 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था इन द प्रीवियस लेक्चर, जहां हमने बात करी थी वो पावर की, जब मैंने इनिशियली कहा स्टार्टिंग में मैंने स्टार्टेड द लेक्चर एक ऐसे पावर की जो कि ट्रांसफर ने अपने पास रखी है, रिवोक करने की ट्रांसफर को। इसके बाद हमने आज 43 से स्टार्ट किया, whereby the first section was about unauthorized persons जहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सा डॉक्ट्रिन था? डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन एंड सब्सिक्वेंटली एक्वायरिंग इंटरेस्ट, ये क्या था? फीलिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, यही वाला डॉक्ट्रिन था। इसके बाद हमने को ओनर के बीच कैसे, अगर मल्टीपल बहुत जो ट्रांसफरर्स है, मतलब ओनर्स जो है प्रॉपर्टी के वो ज्यादा लोग हैं, तो उस केस में उनमें से कोई एक शेयर अपना बेच रहा है ओनर्स में से, तो कैसे होगा गवर्न। इसके बाद बात करता है कि कंसिडरेशन जब अगर कॉमन फंड से दी जाए, यानी कि ट्रांसफरी जो है वो मल्टीपल, ट्रांसफरर वन है मतलब ओनर वन है, और अगर जो प्रॉपर्टी है वो कंसिडरेशन या कॉमन फंड से दी जाए तो कैसे होगा, या अगर सेपरेटली कंसिडरेशन दिया जाए तो कैसे गवर्न होगा। इस बार बात करता है 46 क्या कह रहा है, भाई प्रॉपर्टी में सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, डिस्टिंक्ट इंटरेस्ट, मल्टीपल ट्रांसफरर्स हैं, ट्रांसफर ही एक ही है लेकिन जो इंटरेस्ट है उनके वो प्रॉपर्टी में अलग अलग है, तब कैसे गवर्न होगा। और 47 बात करता है कि भाई प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की जानी है वो किसको ओनर के पोर्शन से की जाएगी वो नहीं डिसाइडेड है, तो अगर इक्वल शेयर्स है तो इक्वली सब में से डिडक्ट हो जाएगा वो उतना ट्रांसफर होगा, और अगर अनइक्वल है तो प्रोपोर्शनली। सो यहां तक हमने कवर कर लिया अप टिल सेक्शन 47। अब जब हम 48 से बात करते हैं, ये एक अलग ही प्रिंसिपल है। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, तो आप ये चीज देख सकते हैं भाई, इसे हम ये जो पहली चीज तो ये है कि भाई ये जो डॉक्ट्रिन है मतलब फ्रॉम सेक्शन 48 ऑनवर्ड्स, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगी। सेकेंडली वन थिंग दैट आई वांट टू से इज कि टीबीए के अंदर एज यू कैन सी बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स हैं जो कि याद करने की जरूरत है। उन डॉक्ट्राइन्स को सिर्फ समझना ही नहीं होगा, उन्हें कहीं ना कहीं आपको याद भी करना होगा चीजों को कि ये कह क्या रहा है। ऑफ कोर्स चीजों को आप एग्जांपल से केसेस से समझोगे तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, टू ऑल्सो टू लर्न कि भाई ये डॉक्ट्रिन क्या कह रहा है, बहुत जरूरी है। सो आई होप कि आपको अब तक सेक्शन समझ में आया, सेक्शन 47 तक। सो take care, stay healthy, and see you all in the next lecture. We will be continuing from section 48 on.